हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल का, जो 65th बीपीएससी के मेंस में पूछा गया था लास्ट ईयर, जो नवंबर में मेंस हुआ था। उसका सवाल जो एंथ्रोपोलॉजी का था, उस सवाल को हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कस मीन्स क्या क्या सवाल आए थे और किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। और इस सवाल को फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ऑप्शनल का 3-4 साल का जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा एंथ्रोपोलॉजी का, मीन्स 60 से लेकर 62 तक का, 62 से लेकर 65th तक का जो भी एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चंस होगा, मैं सारे अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और उसका सारे का पीडीएफ, आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं फ्रेंड्स। और जिससे आपको ये पता चल सके कि बीपीएससी का फेवरेट जोन कौन सा है, बीपीएससी मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन कहाँ से पूछती है और किस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम करती है बीपीएससी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप ये नहीं जान पाओगे ना कि क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस कैसा पूछता है नहीं पूछता है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी चीज़ को फेस करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी से लड़ाई करने जाते हैं तो उसकी ताकत के बारे में, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके स्किल्स, उसके लीडर, उसके कमांडर के बारे में जानते हैं ना। जस्ट सेम एज कि अगर हम बीपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं तो ऑप्शनल्स में किस प्रकार का कैसा सवाल पूछता है, कितने नंबर का कौन सा सवाल पूछता है, और फेवरेट जोन बीपीएससी का कौन सा है, तो वहाँ से कितने सवाल आते हैं नहीं आते, उन चीज़ों को देखेंगे। इसी के कारण से फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 साल का, 5 ईयर्स का बीपीएससी का ऑप्शनल का क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी का ऑप्शनल का नोट चाहिए, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। उसका भी हम लोग आप लोगों के लिए अवेल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी का है फ्रेंड्स। इसमें है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन सामान्य मार्क्स कैरी करता है। और 100 मार्क्स, 3 सेक्शंस बनाए गए फ्रेंड्स, 3 सेक्शंस हो गए, और ईच सेक्शंस कैरीज 100 मार्क्स। और सेक्शंस कैसे हैं फ्रेंड्स? सेक्शन ए है, सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड में सेक्शन सेकंड का ए हो जाएगा और सेक्शन सेकंड का बी हो जाएगा। और सेक्शन थर्ड है फ्रेंड्स। अब सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड कंपलसरी है फ्रेंड्स, ये कंपलसरी है, इससे आपको सवाल अटेम्प्ट करना ही करना है। और सेक्शन सेकेंड में एक सेक्शंस को आप छोड़ सकते हैं, किसी एक से सेक्शन को चूज करके उससे सवाल अटेम्प्ट करना है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों सेक्शन से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आपको 6 सवाल का टोटल 6 सवाल का जवाब देना है, उत्तर लिखना है फ्रेंड्स। 2 क्वेश्चंस, मतलब हर एक सेक्शन 1 से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे और सेक्शन 3 से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन सेकंड होगा, उसमें सब सेक्शन बनाए जाएंगे, सब सेक्शन ए और सब सेक्शन बी। इन दोनों सब सेक्शन में से किसी एक सब सेक्शन में से आपको 2 सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, 2+2, 2+2+2, मतलब तीनों सेक्शन से 2-2 सवाल देने, टोटल 6 सवाल के आंसर्स लिखने। तो फ्रेंड्स, सवाल की ओर चलते हैं कि किस प्रकार का सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, फिर सही से डिस्कस करना होगा। देखिए सवाल फ्रेंड्स, पहला सवाल है, डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये आर्कियोलॉजिकल मतलब सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट्स है। तो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट्स है जहाँ से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पूछा गया। अब फ्रेंड्स, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अलग से पढ़ना है बीपीएससी के सिलेबस में। तो उसमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पूछा गया मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली इसका मीनिंग डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता है कि चलो ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, मतलब इसको एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि भाई एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडीज करते हैं ह्यूमन बींग्स का एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। या फिर एंथ्रोपोलॉजी मैन इज़ द कल्चर एंड बायोलॉजिकल एनिमल्स, ऐसे लिख कर उसके बाद आप
आगे डिफाइन करते कि चलिए ठीक है, अब स्कोप बताना है तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप क्या होगा फ्रेंड्स। अब स्कोप में हम बता सकते हैं विभिन्न प्रकार का स्कोप होता है फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप मतलब हिस्ट्री के बारे में हम कुछ जानते हैं, अगर मतलब अपने पास्ट के बारे में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमारे कल्चर्स के बारे में हम जान जाते हैं कि चलो हमारा कल्चर्स कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, या फिर हमारा जो इवोल्यूशंस होता है वो भी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है। कि मतलब अगर खुदाई होती है तो उसमें मतलब शव कंकाल वगैरह निकलते हैं, तो उस प्रकार के सवाल या आंसर्स उस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। खैर यहाँ हम कंप्लीट आंसर्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन वही होगा कि हाँ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको एक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करना है। पहले तो एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद उसमें लिखेंगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द सब ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद मीनिंग एंड स्कोप के बारे में कि स्कोप ये होता है, उसको डायग्राम चार्ट के थ्रू या फिर आप किसी तरह से डिफाइन करके फिर कंक्लूड कर दीजिएगा कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द 2 days, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है ना अपने पार्ट्स एंड कल्चर्स के जानने के बारे में। अब दूसरा सवाल है फ्रेंड्स कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू द सब्सटांटिव एंड फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ मतलब आपको मौलिक और औपचारिक वैचारिक संप्रदायों के विशेष संदर्भ में आर्थिक मानव विज्ञान के अर्थ और क्षेत्र का विवरण देने के लिए कह रहा है। कि मतलब सब्सटांसिव मतलब मौलिक या फंडामेंटल होता है फ्रेंड्स। औपचारिक मतलब फॉर्मल स्कूल के थॉट से हैं, उस थॉट के बेसिस पे आपको आर्कियोलॉजिकल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग एंड स्कोप के बारे में बताना है। अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को भी उसी तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप्स के बारे में बताएंगे कि आजकल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का क्या महत्व है नहीं है। और उसके बाद स्कोप्स के भी बताएंगे और डिसएडवांटेज भी बताएंगे जिसका फीचर्स के अलावा स्कोप है, लेकिन स्कोप में क्या अच्छाई और क्या बुराई उसको भी लिखेंगे, और लास्ट में आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। खैर चलिए फ्रेंड्स आंसर्स क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि डिस्कस करने लगेंगे तो फिर डिस्कशंस लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तीसरा सवाल है फ्रेंड्स, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक एंड प्रोपाउंडेड बाय द 19th सेंचुरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना आसान सवाल पूछा है, मतलब ऐसे ही सवाल पूछता है जैसे कि लग रहा है कि आप यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं। अब 4 सवाल इसमें है तो उसमें 2 सवाल को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पेपर जैसा ही फ्रेंड्स है कि चलो यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं। डिफरेंसेस द बिटवीन द रिलीजन एंड मैजिक। अब देखिए रिलीजन और मैजिक के बारे में डिफरेंस लिखना है, तो अब करेंगे क्या भैया, अब मतलब एक तरफ रिलीजन लिखेंगे और एक तरफ मैजिक लिखेंगे। अब रिलीजन तो अच्छा होता है लेकिन मैजिक का गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिलीजन हर एक आदमी फॉलो करता है, मैजिक बहुत कम लोग फॉलो करता है। रिलीजन्स के लिए अलग से होता है, लोग जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, मैजिक के लिए मैजिशियंस होते हैं। इस प्रकार का ही डिफरेंसेस लिखेंगे फ्रेंड्स। खैर चलिए आगे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट एनी 4 ऑफ द फ्लोइंग्स। अब देखिए लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आसान था। मैरिज पेमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं। मैरिज पेमेंट्स में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉरी हो जाएगा, गिफ्ट्स हो जाएगा, बहुत प्रकार के मैरिज पेमेंट्स होते हैं। उसके बाद स्टेट एंड स्टेट लिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। अब स्टेट एंड स्टेट लिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम सब फ्रेंड्स, स्टेट और स्टेट लिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होगा। अभी स्टेट जो स्टेट है ये जैसे अभी इंडिया एक स्टेट है, या फिर दिल्ली एक स्टेट है, राजस्थान एक स्टेट है। और स्टेट लिस्ट में क्या होता है, जो पहले का जो ट्रैवल सोसाइटी होता था, उसका कोई स्टेट नहीं होता था, वो स्टेट लिस्ट हुआ करता था, उसका कोई डेफिनिट टेरिटोरी नहीं होता था। स्टेट का डिफिनेशन ही होता है कि ए स्टेट हैज़ ए डेफिनिट टेरिटोरी एंड डेफिनिट पॉपुलेशन। और स्टेट लिस्ट का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि स्टेट के पास ना कोई डेफिनिट, जिसके पास ना कोई डेफिनिट टेरिटोरी हो, ना जिसके पास कोई डेफिनिट पॉपुलेशन हो, तो उस प्रकार का है। अब इतना विशेष गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो इसका लंबा हो जाएगा। फिर टर्मिनोलॉजी एंड सिस्टम इन किनशिप। अब देखिए टर्मिनोलॉजी एंड सिस्टम इन किनशिप, जब आप फ्रेंड्स पूरे सिलेबस को देखिए और इसके नोट्स को पढ़ेंगे तो बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और आसानी से आप अच्छे मार्क्स फेच कर जाइएगा फ्रेंड्स। अब आगे क्या, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एमंग द ट्राइब्स ऑफ द बिहार। अब देखिए बिहार के ट्राइब्स के बारे में बोले थे कि वह पूछता है और आप पढ़ लीजिएगा। बिरहोर हो गया, औरांग हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया,
हो गया है। 5 ट्राइब है बिहार का जो फेमस, इनको आप याद रख लीजिए। हो, संथाल, मुंडा, ओरांव और बिरहोर, ये सब ट्राइब है जो कि जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सब ध्यान रखिएगा आप। देखिए ये क्या था, सेक्शन ए था, खंड ए हो गया, सेक्शन ए का खंड ए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये है उसी का है हिंदी वर्जन की, भैया किस पे लिखना है आप जल्दी देखिए। सेक्शन सेकेंड आ गया, सेक्शन सेकेंड का सब सेक्शन ये है फ्रेंड्स। इसमें है सवाल क्या, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। अब देखो इसमें बता रहा है कि बायोलॉजिकल एवं कल्चरल डायमेंशंस को बताओ। बायोलॉजिकल डायमेंशंस तो कुछ और हो जाएगा फ्रेंड्स, कि बायोलॉजिकल डायमेंशंस कैसे कहेंगे, बायोलॉजिकली इंसान का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। जैसे कि आप बायोलॉजिकली में ये बता सकते हैं कि पहले अभी कौन होमोसेपियंस है ना, जिसको हम लोग होमिनाइड बोलते हैं, उससे पहले रेमिफिटकस, उसके बाद बहुत प्लायोफिटकस, रेमिफिटकस, इन प्रकार का जो हुआ, और धीरे धीरे एवोल्यूशन होते चला गया। पहले कुछ और था, उसके बाद एवोल्यूशन होते होते अभी का जो फॉर्म है उस फॉर्म में इंसान आ गया, तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो गया फ्रेंड्स। अब जो कल्चरल डायमेंशन में किस प्रकार का एवोल्यूशन हुआ, जब पहले इंसान, पहले जब मतलब शुरू में जो जिस प्रकार के लोग हुआ कर, लोग नहीं इन द सेंस कि जो पहले रेमिपिटकस, उसके बाद पिटकस कहते हैं, और प्रकार के जो हुआ करता था, ह्यूमन कंप्लीट डेवलपमेंट होने से पहले का जो था, तो उसमें फ्रेंड्स से क्या, उसका कल्चर क्या था, उसका कल्चर कैसा था, वो धीरे धीरे कैसे अपने कल्चर्स को इवॉल्व किया, तो उस कल्चर्स को हमें इसमें डिफाइन करना है फ्रेंड्स, कि मतलब उसके कल्चर्स के बेसिस पे कैसे अभी आगे बढ़ा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखिए न्यूट्रिशंस के बारे में बताने के लिए कह रहा है कि भैया न्यूट्रिशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन पे, इन ब्रीडिंग का क्या इफेक्ट्स पड़ेगा ह्यूमन पॉपुलेशन का, एंड हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट्स पड़ेगा ह्यूमन। अब देखिए भैया न्यूट्रिशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो पता होगा ना आपको, कि अगर मतलब अभी भी देखते हैं, अगर कोई किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है तो उसमें स्टेंटिंग का शिकार हो जाता है, मास वेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद वेट लॉस हो जाता है, बहुत प्रकार की बीमारी हो जाते हैं। तो ये तो न्यूट्रिशंस का इफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब कह रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं फ्रेंड्स, हाँ, न्यूट्रिशंस के इफेक्ट, और कह रहा है कि इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब इन ब्रीडिंग इन द सेंस कि सेम कम्युनिटी में मैरिज कर लेना, या फिर एक तरह से कह सकते हैं खुद के, मतलब अगर आप जैसे कि कज़न सिस्टर्स टाइप का मैरिज हो जाए, या फिर आप अपने सेम रेस में मैरिज कर रहे हैं, तो वो इनब्रीडिंग हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब रेसेस डिफरेंस हो, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अक्सर फ्रेंड्स होता है क्या कि इनब्रीडिंग जब हम करते हैं, तो इसमें ये चांसेस होती है कि मतलब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो प्रभावित, या फिर मतलब डिजीज़ से इन्फेक्टेड होने का उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है, फिर वो ज़्यादा प्योर नहीं हो पाती है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन किसी चीज़ का होता है तो ज़्यादा परफेक्ट होती है, और उसमें मतलब डिजीज़ से लड़ने का कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इम्यूनिटी उसकी ज़्यादा डेवलप होती है, और एक तरह से कहते हैं वो शार्प भी होता है। उसके बाद है राइट एंड एसे ऑन मेजर रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब इंडिया में कौन कौन से रेसेस हैं उसके बारे में लिखना है। मोंगोलॉइड है, एस्ट्रोलॉइड है, नेग्रिटो, या फिर किस प्रकार का है, डाविडियन है, तो इन प्रकार के बारे में, ऑस्ट्रोलॉइड है, इन सब जितने भी रेसेस हैं उनके बारे में लिखना है कि भैया राइट एंड एसे ऑन द मेजर रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। कौन कौन से रेस पाया जाता है, जब डाविडियन रेसेस है साउथ में, मंगोलॉइड पाया जाता है, एस्ट्रॉइड पाया जाता है, नेग्रिटो पाया जाता है, तो इसके बारे में हमें लिखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन 7 डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एंथ्रोपॉइड ऐप से मतलब किसी 4 पे से लिखना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन स्किप करने का बिल्कुल ही चांस नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं स्किप कर सकते हैं। 4 में से कहा, 5 में से कहता है 4 पे लिख लिए। एंथ्रॉइड ऐप्स हो गया है, सोशल लाइफ एंड मंकीज एंड ऐप्स, इस पर आप अच्छा से लिख लीजिएगा। सोशल लाइफ एंड मंकीज ऐप्स कैसे रहते हैं वो, होमो इरेक्टस, ये तो फेमस ही है, वो हमेशा लिया जाता है फ्रेंड्स। क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, रेशियल क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होता है। अब देखिए क्राइटेरिया में किस किस प्रकार से हम रेस को डिफाइन करते हैं, उसका बहुत प्रकार का क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स। उसका तो बायोलॉजिकल क्राइटेरिया हो जाता है, उसके बाद जियोग्राफिकल क्राइटेरिया हो जाता है, उसके बाद फिजिकल रेफरेंसेस, मतलब बहुत प्रकार का बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल क्राइटेरिया के भी अलावा बहुत प्रकार के क्राइटेरिया होता है। जैसे अब मंगोलॉइड में सब डिविजन्स के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स, कि अब मंगोलॉइड में सब डिविजन्स के बारे में बताइए।
तो खैर यहाँ तो 4 चुनना है और 4 को आपको लिखना ही पड़ेगा। चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी में फ्रेंड्स। इसमें से आप एक सेक्शन को छोड़ सकते हैं फ्रेंड। एक्सप्लेन द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन एवोल्यूशनरी स्टडीज़। अब ये कह रहा है विकासवादी अध्ययनों में समकालीन प्रवृत्तियों का विवरण दे। अभी देखिए क्या कंटेम्प्रेरी इशूज है या फिर ट्रेंड्स है एवोल्यूशंस के स्टडी में, अध्ययन करने में, उसके बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। खैर ये तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी फिलोसफर्स का आप लिख सकते हैं किस प्रकार का ट्रेंड्स वो अभी अप्रोच कर रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रूथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये तो इनके थॉट्स को लिखना है सर, आप इनके थॉट्स को लिखेंगे। यहाँ कुछ आप बना चला कर कुछ नहीं लिख सकते, इसे बनाना चलाना तो कहीं नहीं है, लेकिन इसके थॉट्स को ही लिखना है, इनके स्टडीज़ को लिखना है। डिस्कस द बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स एंड इन हिज सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब स्ट्रक्चरलिज्म को 2 जगह डिफाइन करेंगे और दो कि स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है और सोशियो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, उसको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रीफली कमेंट ऑन एनी ऑफ द 4 ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, ये भी थॉट्स है। टेक्निक, मेथड एंड मैथोलॉजी। अब देखिए टेक्निक क्या होता है, मेथड क्या होता है और मैथोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में बताना है। एल क्रोबर है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सिविलाइजेशन स्टडीज, फंक्शनलिज्म ऑफ मेलिनोव्स्की के बारे में बताना है कि मेलिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म क्या है। और ट्रैवल लीडरशिप इन बिहार। अभी देखिए भैया बताइए ट्रैवल लीडरशिप इन बिहार में कोई सीन है, कोई ट्रैवल लीडर है बिहार में? झारखंड के बारे में बोलता तो चलो कोई सीन भी बनता। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये 13वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द पैलियोलिथिक एंड मेजोलिथिक डायमेंशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये तो आपको पता होगा भैया, क्योंकि आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक क्या होता है। पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक में अब 3 प्रकार का हो जाएगा, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। मेजोलिथिक में भी अलग अलग प्रकार लिखेगा। अब इसमें लिखेगा कि पैलियोलिथिक में मनुष्य कैसे रहता था, किस चीज़ का फाइंडिंग किया था, कैसा उसका टूल्स था या फिर किस प्रकार का उसका लाइफ था, और मेजोलिथिक में उसका किस प्रकार का लाइफ था, इसी के बारे में लिखना है। क्या घड़ा यूज करता था, कौन सा फसल उगाता था, नहीं उगाता था, उसका दिनचर्या क्या था, कम्युनिटी बेसिस क्या था, ये सब को एक्सप्लेन करना है इसमें फ्रेंड्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ण, वर्ण क्या है, पुरुषार्थ, आश्रम क्या है और पुरुषार्थ इन द इंडियन सोशल सिस्टम। ये सब फ्रेंड्स बिल्कुल कॉमन सवाल है, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। अब वर्ण के बारे में क्या लिखिएगा कि वर्ण कैसा कॉन्सेप्ट है, पुरुषार्थ क्या है, आश्रम क्या है, इन सब चीज़ों को लिखना ही पड़ेगा। अब आश्रम कितने आश्रम्स होते हैं फ्रेंड्स? 4 आश्रम्स होते हैं, 4 आश्रम्स होते हैं भैया। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण भी 4 होता है। पुरुषार्थ कितने होते हैं? काम, धाम, मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द संस्क्राटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब देखिए संस्क्राटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बारे में बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब एग्जामिन करेंगे और उसका क्रिटिक्स भी देंगे, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि हाँ भैया ये सही है लेकिन ये गलत भी हो सकता है। डोमिनेंट कास्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब डोमिनेंट कास्ट किसको कहते हैं फ्रेंड्स? आपको पता होगा डोमिनेंट कास्ट एरिया वाइज वैरी करता है। डोमिनेंट कास्ट एरिया वाइज वैरी करता है, जैसे कि बिहार में पहले राजपूत और भूमियार डोमिनेंट थे, फिर 90s के बाद यादव और कुर्मी डोमिनेंट हो गए। राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ राजपूत डोमिनेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो फिर भूमियार और ठाकुर, अलग अलग रीजन में यादव और ठाकुर डोमिनेंट हो जाते हैं। फिर गुजरात में जाएंगे तो बनिया डोमिनेंट हो जाएगा। इस प्रकार का डोमिनेंसी चलती है फ्रेंड्स। ब्रीफली कमेंट ऑन एनी ऑफ द 4 ऑफ द फ्लोइंग लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इन सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस, फॉरेस्ट राइट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब देखिए ये जरूर है जो फॉरेस्ट राइट का है, आप इंडियन ट्रैवल वेबसाइट्स पे जाकर इंडिया के ट्राइब मतलब इंडियन ट्रैवल मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट पे जाकर ट्रैवल के राइट्स के बारे में आप ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िए, क्या है नहीं है। फॉरेस्ट राइट 2006 में जो आया था उसके बारे में पढ़िए, कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, कौन कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, ये सब ज़रूरी चीज़ है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट, ये ज़रूरी है भैया, ये सब तो बिल्कुल ज़रूरी है। क्या राइट्स है
उसके बारे में जाकर देखिए कौन सी कमीशन है, क्या क्या कमिटीज़ बनाई जाती है, कब अमेंडमेंट हुआ नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जाकर देखना, शेड्यूल कास्ट को कौन कौन सा राइट दिया गया है। आई थिंक शायद 338 में कुछ नहीं, 333 या 338 ऐसा ही कुछ आर्टिकल्स है। इशूज़ रिलेटिंग टू नेशनल इंटीग्रेशंस। अब नेशनल इंटीग्रेशंस का क्या इशूज़ हो सकता है, कैसे इंडिया को इंटीग्रेट किया गया है, कौन कौन सी विधि व्यवस्था लगाई गई है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अब लास्ट सवाल थे, 16 सवाल हो गए थे जिसमें से आपको 6 सवाल का उत्तर देना था फ्रेंड्स। इस सवाल को फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को फ्रेंड्स मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा फ्रेंड्स। आगे भी मैं 64th 63rd और 60 से लेकर 62nd तक का मतलब एंथ्रो का क्वेश्चंस डालूंगा और उसका सारा क्वेश्चंस को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। और मेंस का भी सवाल मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब पे कंप्लीट बीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते रहे, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।